नमस्कार, स्वागत है आपका गोल्ड स्पॉट में। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे सोने की, जहां पर कुछ चमक इसकी घटती हुई नजर आई है। डॉलर इंडेक्स एक हफ्ते के हाईज पर है। बॉन्ड डील्स में हमने तेजी आते हुए देखी है और यूएस फेड ऑफिशियल्स का कहना है कि जब तक इन्फ्लेशन सस्टेन नहीं करती तब तक रेट नहीं कट करने जाने चाहिए या बहुत रैपिडली कट नहीं किए जाने चाहिए। उसका सीधा असर और सबसे बड़ा असर हमने यहाँ पर सोने चांदी में आते हुए देखा, जहां पर सोने में कल देर रात 1% की गिरावट तो चांदी में 1.5% की मंदी देखने को मिली। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर कच्चे तेल की, जहां पर काफी कुछ हो रहा है जो क्रूड को इंपैक्ट कर रहा है, चाहे वो मिडिल ईस्ट है या फिर चाइना की तरफ से जिस तरह का डेटा निकल के आया है। क्या है इसका इंपैक्ट, कैसे रह सकते हैं प्राइसेस, इस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे महंगाई की, क्योंकि ये सबसे बड़ी हेडलाइन फिलहाल है और सरकार की तरफ से लगातार कई सारे इनिशिएटिव्स और मेजर्स हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं। चावल को लेकर अब यहाँ पर क्या पक रहा है, इस पर भी करेंगे बात। हमारे साथ इन सब पर चर्चा करने के लिए हैं एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता, कुंवर जी ग्रुप के रवि देओरा, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सुरेंद्र मेहता, और ब्रेक के बाद हम चावल पे बात करेंगे सत्यम बालाजी राइस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर हिमांशु अग्रवाल से। लेकिन बात पहले सोने चांदी की, क्योंकि अच्छी खासी उठापटक यहाँ पर जारी है। पिछले साल की जो तेजी है वो बिल्डअप और उसके ऊपर होता हुआ नजर नहीं आया। 2050 के आसपास रेजिस्टेंस, 2020-30 के आसपास सपोर्ट, इस तरह के ट्रेड्स हमने फिलहाल यहां पर बनते हुए देखे हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। कैसे देखते हैं आप करंट गोल्ड प्राइसेस जो हैं, किस तरह के क्यूज यहां पर फिलहाल काम करते हुए दिख रहे हैं? जब फेड ने ये कहा था कि हम 2024 में 3 बार इंटरेस्ट रेट घटाएंगे, तो वो एक बड़ा ही मतलब एक ऐसा पॉजिटिव स्टेटमेंट उन्होंने दिया। वो कभी भी इन्फ्लेशन को प्रिडिक्ट नहीं कर पाए थे और अब वो इन्फ्लेशन घटेगा उसको उन्होंने प्रिडिक्ट करके ये कह दिया कि हम 3 बार इंटरेस्ट रेट घटाएंगे। अब आज देखें तो ऑलमोस्ट 62% से 63% ही चांसेस बने हुए हैं कि वो इंटरेस्ट रेट मार्च में घटा सकते हैं। और दूसरा जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है, यदि उस टेंशन में कहीं पर भी यूएस इन्वॉल्व है तो हमेशा डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा और ये सारे दूसरे एसेट क्लास पर दबाव डालेगा। तो इसकी वजह से डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, गोल्ड के प्राइस लगातार घट रहे हैं और फेड इंटरेस्ट का कोई डिसीजन नहीं है, क्योंकि फेड के चेयरमैन कुछ कमेंट्री देते हैं, उनके जो मेंबर्स हैं वो कुछ कहते हैं। तो लोगों में एक असमंजस की स्थिति है। लोगों को डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि हमें गोल्ड पर बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। लेकिन यदि आप इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आज की तारीख में सबसे अच्छा बेट यूएस डॉलर ही है, क्योंकि यदि इराक और ईरान और जैसी कंट्रियां यदि यूएस के ऊपर कोई हमले की बात करती है या उन्हें कहीं पर भी जियोपॉलिटिकली डिस्टर्ब करती है, तो डेफिनेटली इसमें यूएस हमेशा आगे ही रहने वाला है और इसीलिए यूएस डॉलर इंडेक्स में लगातार तेजी आ रही है और गोल्ड के प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। मुझे अभी भी बहुत ज्यादा कमजोरी लगती है गोल्ड में और मेरे ख्याल से 2024 के जो पहले 3 से 6 महीने हैं वो इसी तरह से जाने वाले हैं और लोगों को बहुत ही कॉशियस रहने की जरूरत है। तो मिस्टर मेहता, फिर प्राइसेस और कितना नीचे आते हुए आप देख रहे हैं? इन स्तरों से भी नियर टर्म में फिर क्या रेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, मुझे इमीडिएट तो लग रहा है कि एक बार $1992 पे स्पॉट मार्केट में अच्छा सपोर्ट मिलेगा गोल्ड को। लेकिन यदि आप थोड़े से लंबी अवधि की बात करें तो मेरे ख्याल से $1866 तक हम गोल्ड को गिरता हुआ देख सकते हैं। हमें दो बातें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी चाहिए। जब भी गोल्ड टॉप बनाता है और अपने प्रीवियस टॉप को तोड़ता है तो वहां से वो हमेशा $250 से $400 नीचे आता है। तो गोल्ड ने पिछला टॉप 2080 बनाया था, उसके बाद $2150 टॉप बनाया, तो यहां से 250 से $400 की गिरावट तो हिस्टोरिकली हमने देखा है कि ऐसा होता ही है। तो ये एक रीजन है। दूसरा, यदि आप ईटीएफ के भी आंकड़े देखें तो नवंबर में ईटीएफ में अच्छी खासी बाइंग हुई थी, दिसंबर से ईटीएफ में लगातार बिकवाली जारी है। पहले के 12-15 दिनों के अंदर ही ईटीएफ के अंदर जो ग्लोबल ईटीएफ है वहां पे लगभग 36 टन का आउटफ्लो हो चुका है। दिसंबर में भी बहुत बड़ा आउटफ्लो हुआ है। तो कहीं पर भी ना तो सेंट्रल बैंक की बाइंग है ना ईटीएफ की बाइंग है, और जब तक ईटीएफ बाइंग नहीं करते हैं, और मुझे नहीं लगता कि ईटीएफ इस लेवल पे बाइंग करेंगे। मुझे लगता है कि ईटीएफ हमेशा 1800 से $1850 की राह देखेंगे और वहीं पे वो मेजर बाइंग करेंगे। तब तक गोल्ड प्राइसेस में कोई भी ऊपर की तरफ जाने की संभावना मुझे लगती है। ऑल राइट, सुरेंद्र जी, आपके पहले के नंबर्स भी हैं, वो भी हमने यहाँ पर साकार होते हुए देखे हैं। तो आप कह रहे हैं कि जो 2020 के लेवल्स अभी हैं 1980 और 1860 नीचे में, इसके लिए तैयार रहना चाहिए।
जी बिल्कुल, बिल्कुल। पहला सपोर्ट $1992 पे मिल सकता है, और दूसरा सपोर्ट कहीं नहीं है, $1929 से $1866। आई एम स्टिल ऑफ द व्यू कि $1866 तक आपको गोल्ड नीचे जाता हुआ नजर आएगा। यदि यूएस ये इन्वॉल्व है कहीं पर भी जियोपॉलिटिकल टेंशन में, तो यूएस का ही अपर हैंड रहेगा, उसकी करेंसी का अपर हैंड रहेगा। ऑलराइट। वो दूसरे सारे एसेट क्लास को लेकर डूबे। एब्सोल्युटली। खरीदारी की अगर इंडियन मार्केट्स की बात करें तो हम जानते हैं कि ऑफ कोर्स बाइंग तो है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, त्योहार हैं, तो इंडिया खरीदता तो है, कम खरीदता है क्योंकि भाव इतने बढ़ चुके होते हैं। ये जो करेक्शन है कब तक एक्सपेक्टेड है, और आप कहेंगे भारतीय बाजारों में एक जो मच नीडेड पुश है खरीदारी का, वो इस गिरावट पे आता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल। यदि यदि ये प्राइजेस लगभग 60 से 61 हजार के बीच में आ जाते हैं, तो हमें अच्छी खासी खरीदारी भारतीय बाजारों में देखने मिलेगी। हमने ऑलमोस्ट दिवाली के बाद देखा है कि ऑलमोस्ट मतलब सेल कम से 50% से भी ज्यादा सेल डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ है। भारतीय बाजारों में जो थोड़ा सा पुश अभी मिला है, वो राम मंदिर के कुछ पॉइंट्स वगैरह हैं, उसको लेकर भारतीय बाजारों में जरूर जरूर एक पुश मिला है, क्योंकि वो भी एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट हो रहा है। लेकिन उसके सिवा मुझे कहीं पर भी कोई तरह की बाइंग नजर नहीं आती, और किसी भी प्रकार का मुझे कोई गोल्ड में सपोर्ट नजर नहीं आता। यहाँ पर राम मंदिर की बात करी, और मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि ऑगमोंट गोल्ड यहाँ पर राम मंदिर या श्री राम के कॉइन्स यहाँ पर निकाल रहे हैं। क्लियरली काफी सारा मर्चेंडाइज और काफी सारी उस तरह की चीजें हम यहाँ पर मार्केट्स में आता हुआ देखेंगे। लेकिन विद इन जवेरी बाजार, विद इन गोल्ड मार्केट्स, आप इसकी क्या बहुत बड़ा पुश देखते हैं मैन्युफैक्चरर्स, ज्वेलर्स की तरफ से इस इवेंट का फायदा उठाने के लिहाज से? देखिए, जो हमने ये देखा है कि जो सिल्वर के कॉइन हैं वो बहुत ज्यादा बिक रहे हैं। ऑफ कोर्स गोल्ड के कॉइन भी बिक रहे हैं, और मतलब बार बार ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। सिल्वर के कॉइन तो बहुत आउट ऑफ स्टॉक होते जा रहे हैं, ओके। और ऑलमोस्ट एवरी डे रिपीट ऑर्डर है, मार्केट में डिमांड है। राम दरबार के पेंडेंट की डिमांड है, राम मंदिर के बनाए हुए अंगूठी की डिमांड डिमांड है, कॉइन्स की डिमांड है, जिसमें एक तरफ राम मंदिर बना हुआ और दूसरी तरफ राम भगवान की फोटो हो। तो इस प्रकार के तमाम अलग अलग तरीके से लोग वो मोमेंटो, वो प्रतीक चिन्ह एक अपने पास रखना चाहते हैं, और इसी वजह से उसमें डिमांड। ओके, तो डिमांड अच्छी देखने को मिली है। राम मंदिर के पर्सपेक्टिव से सिल्वर कॉइन्स की काफी बिक्री हुई है। लेकिन अगर वापस स्ट्रैटेजीज की बात करें तो अनुज, ज्वेलरी बायर्स हो या फिर इन्वेस्टर्स हो, उनके लिए तो एक इंडिकेशन मिस्टर मेहता ने दे दिया कि अभी रुको, बेहतर लेवल मिलेंगे एंट्री करने के। लेकिन ये बताइए ट्रेडर्स को क्या करना है अभी? नहीं, देखिए, जिस तरीके का सेंटीमेंट दिख रहा है और इंटरेस्ट रेट पर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई है, तो हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स एक महीने के उच्चतम स्तर पर आया है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं गोल्ड में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि बिकवाली के साथ आपको मार्केट देखने को मिल सकता है। अभी देखें तो गोल्ड $2020 के नीचे आ गया है, सिल्वर भी ऑलमोस्ट $23 के नीचे ट्रेड कर रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर गोल्ड के अंदर बिकवाली का ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड अगर किसी को ट्रेड करना है तो 62,000 के ऊपर अगर आता है तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड लें। 62,180 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट नीचे करीबन 61,700 और इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $2010 से लेकर $2005 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में लग रहा है कि भावों में थोड़ी बहुत गिरावट देखी जा सकती है। हालांकि हमने कुछ दिन पहले एक अच्छा मोमेंटम देखा था, पॉजिटिव बायस, बट 2050 का जो एक रेजिस्टेंस था उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई, और वीकली बेसिस पर हमने एक गिरावट आती हुई देखी। तो मुझे लगता है कि जब तक मार्केट $2050 के ऊपर वीकली बेसिस पे क्लोज नहीं करेगा तब तक हम एक अच्छा रनअप नहीं देख पाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे फिलहाल अभी सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा। डाउन साइड में अगर हम सपोर्ट की बात करें तो एक साइकोलॉजिकल लेवल है $2000 का, जो कि अगर ब्रेक होता है तो फिर $1980 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो $2000 के लेवल को वॉच करना चाहिए और बिकवाली आने के लिए। अगर $2000 का लेवल सस्टेन होकर नीचे की तरफ टूटता है तो फिर $1980 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। ऑलराइट, तो ये तो बात हुई सोने चांदी की, जहां पर सभी मानते हैं कि गिरावट का इंतजार यहां पर करना चाहिए, स्पेशली अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और खरीदना चाहते हैं। सुरेंद्र मेहता जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और वो डिटेल में हमारे साथ खरीदारी और प्राइस व्यू पर भी चर्चा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात अब यहाँ पर मेटल्स की कर लेते हैं। रवि, आप कैसे देखते हैं इंडस्ट्रियल मेटल्स को, क्योंकि कुछ खरीदारी यहाँ पर ज़रूर लौटी है, जिस तरह का चाइना का डेटा आ जाया है, ताकि चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नंबर्स थे या जीडीपी नंबर्स थे, लेकिन क्लियरली जो होम सेल्स का डेटा है वो ऑन द वीकर साइड था। तो एक मिक्स बैग इन दैट सेंस रहा है। ऊपरी स्तरों से कुछ मुनाफा वसूली भी अब यहाँ पर स्क्रीन पर देखने को मिल रही है। जरूर से ट्रेंड काफी मिक्स है। पर्टिकुलर जिस हिसाब से कल स्टिमुलस के बाद जो अच्छी रिकवरी थी वो आज डेटा ने
वाइप आउट कर दी। पर्टिकुलर डेटा में कुछ इतना इनकरेजिंग मूव नहीं था, इतना स्टिमुलस देने के बावजूद अभी भी इकोनॉमी में एक डिमांड फैक्टर काफी कमजोर है। हालांकि आगे जाके मींस के जो चाइना के कल लेट इवनिंग कमेंट आए थे कि आगे जाके जो लूनार है उसमें काफी अच्छी एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड डिमांड एक्टिविटीज की उम्मीद है। अगर ये जियोपॉलिटिकल रिस्क ज्यादा एक्सपांड नहीं होता तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में यहाँ एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, जहां पे कॉपर आउट परफॉर्म कर सकता है। 712 के करीब कॉपर बाय करें। स्टॉप लॉस लगा है 706 का, 722 का टारगेट आपको वहां पे देखने को मिल सकता है। सेकंड फैक्टर है कि डॉलर इंडेक्स अप्रिशिएट है, तो बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद अभी नहीं है। हालांकि आपको 722 से 725 तक के लेवल कॉपर में आते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी है बेस मेटल्स में, कॉपर पर एक ट्रेड ले सकते हैं 722 के टारगेट्स के लिए। लेकिन बात कच्चे तेल की भी कर लेते हैं। और अनुज, एक तरफ तो सेंट्रल बैंकर्स की तरफ से हॉकिश कमेंट, साथ ही स्ट्रॉन्गर यूएस डॉलर, दूसरी तरफ रेड सी कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से एक सपोर्ट एक्सपेक्टेड है। कैसे देख रहे हैं आप फिलहाल कच्चे तेल के प्राइसेस को? और देखिए, कच्चा तेल अगर आप देखेंगे तो ब्रेंट 78 के आसपास काफी टाइम से मूव कर रहा है और WTI 74 73 के आसपास, तो कोई मेजर ब्रेक थ्रू यहाँ पे नहीं मिल रहा है। हालांकि जियोपॉलिटिकल टेंशन भी है, बट उसका कोई असर नहीं देखा। अगर हम देखें तो पिछले अगर आप 1 जनवरी से लेकर अभी तक देखेंगे तो कुछ ज्यादा बड़ा मूव हमने क्रूड में आता हुआ नहीं देखा। वहीं अगर आप देखेंगे तो सप्लाई जो है वो यूएस के अंदर इंक्रीज होती हुई दिख रही है, यूएस के जो स्टॉक्स हैं वो इंक्रीज होते हुए दिखाई दिए हैं। डिमांड साइड उतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा बड़ा मूव आपको क्रूड में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि थोड़ा वीकनेस का मार्केट देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स इंक्रीज हुआ है उससे काफी हद तक लग रहा है कि एक सेलिंग प्रेशर आपको क्रूड के अंदर देखा जा सकता है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नीचे एक बार क्रूड का प्राइस $76 $75 ब्रेंट में और $68 आपको WTI में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे बिकवाली का ही हमें लगता है कि क्रूड में इंट्राडे के लिए देख सकते हैं। तो क्रूड अगर ऊपर आता है करीबन 6025 के आसपास तो बिकवाली करना चाहिए। 6100 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट नीचे करीबन 5870 तक देखा जा सकता है। तो क्रूड भी मुझे लगता है कि सेल ऑन राइज का ही कैंडिडेट रहेगा, जहां पर इंट्राडे के लिए बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं। क्विकली रवि, नेचुरल गैस पर राय क्या है? मोस्ट वॉलेटाइल कमोडिटी पिछले कुछ सेशन से आज वापस 4% नीचे है, क्या व्यू है नेचुरल गैस पर? जरूर से थोड़ा गोरिल्ला ट्रेड चल रहा है, एक दिन प्लस एक दिन माइनस, वैसे ही ट्रेड रहेगा। पर्टिकुलर मुझे लग रहा है कि थर्सडे की जो इन्वेंट्री के नंबर आएंगे इसके बाद आपको एक अच्छी रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए। इससे अभी भी फ्यूचर को अवॉइड करें, आप ऑप्शन का इस्तेमाल करें। 230 का जो इन द मनी स्ट्राइक कॉल ऑप्शन है वो 10 के करीब बाय करें 3 के स्टॉप लॉस के साथ। ये मंडे तक रुके पोजिशन में आपको 24 से 30 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये राय रही नेचुरल गैस पर 4% नीचे भाव, आज भी 233 के आसपास कारोबार करते हुए। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार एग्री स्ट्रैटेजीज पर तो बातचीत करेंगे ही, साथ ही बात करेंगे राइस की भी। सत्यम बालाजी राइस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर हिमांशु अग्रवाल हमारे साथ बने हुए हैं, करेंगे उनसे बातचीत एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, हमारे साथ सत्यम बालाजी राइस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर हिमांशु अग्रवाल है। हिमांशु नमस्कार, शुक्रिया समय निकालने के लिए। और जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि सरकार यहां पर OMSS के द्वारा बेचा हुआ चावल का दाम घटा सकती है, एक तो कितनी ज़रूरत थी इसकी, कितना बेचा जा रहा है और क्या सेंस है अब अवेलेबिलिटी को लेकर? देखिए, सेंस ऑफ अवेलेबिलिटी इज नॉट अ कंसर्न एट ऑल, मतलब कोई कंसर्न नहीं है। द पैडी इज फ्लोइंग इन एज गुड एज पॉसिबल। जितनी पैडी चाहिए थी उतनी गवर्नमेंट खरीद पा रही है। कस्टम मिलिंग भी काफी अच्छा खासा हो रहा है। भारत चावल ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया है, जिससे लेके लोकल सेंटिमेंट्स काफी कंट्रोल में हैं। एंड बिकॉज एक्सपोर्ट इज ऑल्सो 40% डाउन ईयर ऑन ईयर बेसिस, सो प्राइजेस को लेके कोई खास चिंता है नहीं। आई थिंक गवर्नमेंट जो जिन राइस को लेकर कंसर्न्ड है वो है जो हाई एंड राइस है, जैसे HMT, जवा फूल या सोना मसूरी, जो ये प्रीमियम राइस है, इनके प्राइसेस थोड़े आउट ऑफ हैंड जरूर हुए हैं। आई थिंक दैट इज द मेन कंसर्न गवर्नमेंट का यहाँ पर जो है। जो नॉर्मल कॉमन राइस जिसको हम बोलते हैं, जो PDS में जाता है, जो एक्सपोर्ट होता है, उसके प्राइसेस पिछले 4 से 5 महीनों में कोई मूवमेंट हमें देखने को मिला नहीं है। तो दैट हैज बीन वेरी स्टेबल सिंस गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। हिमांशु, जैसे आपने कहा जो प्रीमियम राइस है उसके भाव यहाँ पर ज़रूर बढ़े हैं, तो कितना, क्या, किस हिसाब से बढ़े हैं? HMT जो कि 60 से 65 रुपए के आसपास ट्रेड करता था, वो आज 70 से 75 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है।
जो आपका सोना मसूरी और जो जवा फूल आप बोलते हैं वो आज 80 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो बिकॉज इनकी कल्टीवेशन भी काफी लिमिटेड होती है, बिकॉज दीज आर डिफिकल्ट क्रॉप्स टू ग्रो अनलाइक कॉमन ग्रेन, तो ये इसलिए इनके प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं। इसमें थोड़ी जमाखोरी भी होती है, थोड़ी मुनाफा वसूली करते हैं जो रिटेलर और जो स्टॉकिस्ट रहते हैं, बट ये जो 90% ऑफ द ट्रेड का इससे कोई लेना देना है नहीं। सो जो मिडिल क्लास और जो कॉमन लोग अपने घर में चावल खा रहे हैं उनके प्राइसेस को लेके कोई परेशानी नहीं है। ओके अच्छा हिमांशु, एक चीज़ और, अब जैसी एक्सपेक्टेशंस हैं कि जो रिजर्व प्राइस है वो 2900 रुपीज़ पर क्विंटल से घटाकर 2600 रुपीज़ पर क्विंटल हो सकता है, कितनी मदद मिलेगी इससे ऑफ टेक में? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था 3100 रुपये से जब भाव घटे थे तब भी उतने इनकरेजिंग ऑफ टेक्स नहीं रहे थे, तो एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से बेटर रहेगी सिचुएशन? अगर 26 रुपीज रिजर्व प्राइस रहता है तो जरूर हम देख सकते हैं कि एक सर्टेन लेवल ऑफ ऑफटेक मिल सकता है, नॉट नेसेसरीली इंडियन ट्रेड या लोकल रिटेल ट्रेड के लिए, बट मे बी फॉर एक्सपोर्ट फ्रंट और मे बी फॉर सर्टेन पार्ट्स ऑफ द कंट्री, बट कोई बहुत ज्यादा एनकरेजिंग ट्रेड हमें देखने को शायद 26 रुपए में भी ना मिले, बिकॉज देयर इज बहुत बड़ा कॉस्ट इन्वॉल्व है गवर्नमेंट के वेयर हाउस से एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने का भी। So that makes it slightly incompetitive in the local market to offtake from the government. But 26 rupees एक exciting level हो सकता है. It can turn out to be an exciting level for a lot of people to trade. हिमांशु, हमने काफ़ी सारी एसेंशियल कमोडिटीज़ में सरकार की तरफ से यहाँ पर कर्ब्स और कंट्रोल्स रिस्ट्रिक्शंस आते हुए देखे हैं। जो कुछ अब यहाँ पर चावल के साथ है, कितना लंबा आप उसको चलता हुआ देखेंगे एज एन इंडस्ट्री कि वो फायदेमंद रहे? जो गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस हैं उसमें भी रैशनल लाना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट एनसीएल के थ्रू एक्सपोर्ट्स रूट आउट कर रही है एंड एनसीएल टुडे इज डिमांडिंग अच्छा खासा प्रीमियम ओवर व्हाट वी यूज्ड टू सेल। तो उसको देखना पड़ेगा गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट पॉलिसीज ऑन अ लॉन्ग टर्म कैसा रखती हैं, एनसीएल कितना अपना मार्जिन रख के आगे एक्सपोर्टर्स और एग्रीगेटर्स को ऑफर करते हैं, एंड गवर्नमेंट कितना एलोकेशन आगे जाके करती है, जिससे लोकल प्राइसेस काफी डिटरमाइंड होंगे आने वाले समय में। बट बिकॉज वी हैव अनदर क्रॉप कमिंग इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, तो प्राइसेस को लेके कोई खास चिंता वाली स्थिति नहीं है। जो मेन कंसर्न था, जैसा मैंने पहले भी कहा था आप ही के साथ मनीषा जी, कि एमएसपी को लेकर जो एमएसपी और बोनसेस जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहे हैं, दैट इज द फाउंडेशन ऑफ राइस इन प्राइसेस, ना कि किसी प्रकार की जमाखोरी। आज गवर्नमेंट का हमारे पास भी लेटर आया कि आप प्लीज अपने मार्जिन्स रिड्यूस करें। मार्जिन्स हमारे कोई डिसाइड नहीं करता है, ये डिमांड और सप्लाई का मार्केट है। हम जितना खरीदते हैं अपने कॉस्ट में आगे उसको सेल करते हैं। मेनली द प्रॉब्लम इज द हाई एमएसपी एंड द हाई बोनसेस बीइंग डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। आज हम 30 रुपए का धान खरीद के 25 रुपए का चावल नहीं बेच सकते। So that government needs to understand कि they need to find a right balance कि कितना MSP बढ़ाना। हिमांशु, जस्ट एक चीज जो आप कह रहे हैं कि आपको लेटर आई है टू रिड्यूस योर मार्जिन्स, किस डिपार्टमेंट से और कितना मार्जिन कम करने की बात की जा रही है, और इज इट जस्ट a line letter? There's no particular there's no particular figures that was discussed or was told to us. Okay. ये सिर्फ एक जेनरिक लेटर था कि आप लोगों को अपना मार्जिन और अपने स्टॉक लेवल्स कम करने हैं। आज कोई भी राइस इज अ कमोडिटी विच इज फर्स्ट वेरी वेरी पेरिशेबल, ये खराब हो जाता है। Correct. कोई इसको 2 साल 3 साल तक अपने पास रख नहीं सकता है। ये एक बहुत सिंपल ट्रेड है, इसमें ना ही कोई कोऑपरेटिव्स ना ही कोई एसोसिएशंस काम करते हैं, सब अपने इंडिविजुअल लेवल पे काम करते हैं। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा प्राइसेस डिक्टेशन हो नहीं पाता है। Sure. जो ये प्राइसेस बढ़े हैं इसका मेन रीजन हमेशा से एमएसपी ही एंड बोनसेस रहे हैं। तो बिकॉज फैक्ट्रीज को इजी या सस्ते चावल, अगर सस्ते धान नहीं मिलेंगे तो हम उसका चावल कैसे बना के देंगे? दिस इज द बेसिक थिंग्स दैट गवर्नमेंट नीड्स टू अंडरस्टैंड। चलिए, शुक्रिया हिमांशु आपका आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए। तो एक राइट बैलेंस बनाने की जरूरत है, सरकार को पॉलिसीज को रीलुक करने की जरूरत है, लेकिन अगर बात करें हम राइस की अवेलेबिलिटी या प्राइसेस की तो उसको लेकर फिलहाल कोई चिंता नहीं है। शुक्रिया हिमांशु आपका। लेकिन फटाफट से बात करते हैं स्ट्रैटेजीज की। रवि, एग्री कमोडिटी पैक से कुछ ट्रेड्स रेकमेंड करेंगे क्या? एग्री पैक से पहला रिकमेंडेशन धनिया पे रहेगा। काफी अच्छे ब्रेकआउट के बाद ये सस्टेन हो रहा है। धनिया में मीन्स के जो नए कॉन्ट्रैक्ट है वो 7700 के करीब बाय करे।
7620 के स्टॉप लॉस के साथ और 7880 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। और सेकंड रिकमेंडेशन गुआरगाम पे रहेगा। उसने भी जब से 10,680 का रेजिस्टेंस ब्रेक किया है वो काफी अच्छा सस्टेन हो रहा है। 10,680 के स्टॉप लॉस के साथ आप फरवरी फ्यूचर बाय करें। टारगेट रहेगा 11,000। तो मुझे लग रहा है कि आज गुआरगाम एंड कोरिएंडर दोनों में बाइंग की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। अनुज, क्विकली डॉलर इंडेक्स पर क्या राय है आपकी? डॉलर इंडेक्स जिस तरीके से इंक्रीज हुआ, हमें लग रहा है कि थोड़ा सा बाउंस बैक रहेगा और ऊपर में 103.50 से लेकर 104 तक आ सकता है। उसके साइमल्टेनियस हमें लगता है कि रुपए के अंदर थोड़ी सी वीकनेस देखी जा सकती है और ऊपर करीबन 83.30 तक के लेवल आपको रुपए में देखने को मिल सकते हैं। तो डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। ओके, चलिए, शुक्रिया अनुज और रवि, आप दोनों का ही आने के लिए शो में और अपने स्ट्रैटेजीज व्यूज देने के लिए। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए मुझे मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पर आप देखिए बाद द मार्केट का एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।